हेलो फ्रेंड, तो आज की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो होगा वो बॉयलर इमरजेंसी हैंडलिंग से ही रिलेटेड है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि यदि हमारा डायरेक्शन फीडर या कोल्ड फीडर अगर ट्रिप हो जाए, बंद हो जाए, तो उस समय हम लोग कैसे अपने बॉयलर का इमरजेंसी हैंडलिंग करेंगे, कैसे अपने बॉयलर को नॉर्मलाइज करेंगे। साथ में हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारा डीसीएफ या कोल्ड फीडर जो है वो ट्रिप हुआ तो इसका क्या क्या रीजन हो सकता है और इससे हमारे बॉयलर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस टाइप का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो बॉयलर इमरजेंसी सिचुएशन, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि यदि हमारा अगर डीसीएफ यानी कि डायरेक्शन फीडर या कोल्ड फीडर अगर ट्रिप हो जाए या स्टॉप हो जाए या किसी कारण से बंद हो जाए तो उस समय हम लोग अपने बॉयलर को कैसे नॉर्मलाइज करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग हर इमरजेंसी की तरह इसमें भी हम लोग देखते हैं कि अगर जो हमारा ये कोल्ड फीडर ट्रिप हुआ है तो उसके पीछे क्या क्या रीजन हो सकते हैं और उससे हमारा बॉयलर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा या टरबाइन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रीजन देख लेते हैं। रीजन यहाँ पर देखिए हमने जो है कई सारे पॉइंट्स लिखे हैं, क्योंकि डीसीएफ ट्रिप होने का जो कई सारे रीजन्स हो सकते हैं। ओके, कुछ भी अगर हमारा बॉयलर पे एबनॉर्मलिटी आता है ना, तो सबसे पहले आपका डीसीएफ मैक्सिमम केसेस में आपका बंद होता है और ये सेफ्टी को देखते हुए होता है और ये जरूरी भी है, क्योंकि अगर हमारे बॉयलर में कोई भी इमरजेंसी या एबनॉर्मलिटी आती है तो सबसे पहले हमारे बॉयलर में कंबसन रुकना चाहिए। इसीलिए जो है कई सारे आपके रीजन्स, कई सारे आपके इंटरलॉक, कई सारे आपके लॉजिक दिए रहते हैं जिससे हमारा डीसीएफ और कोल्ड फीडर जो है वो ट्रिप होता है। तो यहाँ पर हम लोग कई सारे जो इंपॉर्टेंस रीजन है उसको देखेंगे और हो सकता है कि इसमें से कुछ जो पॉइंट है वो आपके बॉयलर से मैच ना करे, क्योंकि ये बॉयलर के डिजाइन पे डिपेंड करता है। कुछ इंटरलॉक जो हो सकता है कि अलग हो, ठीक है। अगर कुछ अलग पॉइंट होगा या कोई एक्स्ट्रा पॉइंट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपका हो सकता है कि कुछ आपके बॉयलर के अनुसार हो सके, आप में कुछ नया होगा तो उसको भी आप बता सकते हैं। ओके, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे कवर हो जाए और यहाँ पे आपका मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो मैच भी कर जाएगी। जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें रहती है वो आपका तो हर बॉयलर में ही रहता है। ओके, तो देखिए जो सबसे पहला रीजन है जिससे हमारा डीसीएफ या कोल्ड फीडर ट्रिप हो सकता है वो है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या इंस्ट्रूमेंट फेलियर। हो सकता है कि हमारा यदि अगर कोल्ड फीडर में कुछ इलेक्ट्रिकल फेलियर हो जाए तो भी हमारा कोल्ड फीडर बंद हो जाएगा। कुछ मैकेनिकल फेलियर हो जाए या हो सकता है उसका चैन टूट जाए, हो सकता है उसके बियरिंग में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, बियरिंग रब हो जाए, घिस जाए, तो उस केस में भी आपका कोल्ड फीडर जो है वो ट्रिप हो जाएगा। ओके, अगर आपका कुछ इंस्ट्रूमेंट फेलियर हो जाए, अभी बड़े बड़े प्लांटों में आप देखेंगे जो आपका डीसीएफ होता है उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जेडएसएस लगा होता है, जीरो स्पीड स्विच। वो क्या करता है कि हमारा अगर किसी कारण से ये जो अगर डीसीएफ है तो डीसीएफ के अंदर क्या होता है, यानी कि डायरेक्शन के अंदर ये चैन होते हैं, ठीक है। तो अगर चैन जो है मान लीजिए अंदर से टूट गया और ये आपका स्टॉप हो गया तो मोटर तो चलता रहेगा, और अगर इस केस में अगर मोटर चलता रहे तो मोटर पे ओवरलोड पड़ेगा जिससे मोटर में प्रॉब्लम आ सकता है और हो सकता है कि मोटर जल भी जाए, ठीक है, ओवरलोड के कारण। तो उसकी सेफ्टी को देखते हुए यहाँ पे जेडएसएस लगा होता है। ये क्या करता है, जैसे ही देखता है कि हमारा डीसीएफ के अंदर जो चैन लगा हुआ उसका स्पीड अगर जीरो हो जाता है तो वो एक्ट कर जाता है और मोटर को स्टॉप कमांड दे देता है, जिससे हमारा मोटर जो है वो सेफ रहता है। तो जस्ट फॉर एक सेफ्टी के लिए यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट जो है वो लगा रहता है जिसको जेडएसएस बोलते हैं। ओके, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये फॉल्ट हो जाता है जिसके कारण से ये मतलब बेवजह भी आपका इंडिकेशन या इसको कमांड दे देता है जिससे हमारा डीसीएफ जो है वो ट्रिप हो जाता है। तो ये भी एक रीजन है। ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल और इंस्ट्रूमेंट कोई भी इनमें से एक रीजन हो सकते हैं। अब इसके आगे हम लोग जो भी रीजन देखेंगे ये आपके बॉयलर इंटरलॉक से रिलेटेड रहता है और इसी में कई सारे पॉइंट्स आएंगे जिसमें आपका कुछ अलग भी हो सकता है या कुछ नहीं भी हो सकता। ओके, तो देखिए आपने जैसे देखा होगा, जो एमएफटी भी सुना होगा, जैसे आपका मास्टर फ्यूल ट्रिप, तो उसमें भी यही चीज़ होता है कि जो भी मास्टर फ्यूल के साथ जो इंटरलॉक्स होते हैं तो कोई भी अगर इंटरलॉक्स फेल होता है तो आपका पूरा फ्यूल सिस्टम जो है वो ट्रिप हो जाता है। तो जस्ट फॉर वही चीज़ यहाँ पर भी है कि डीसीएफ और कोल्ड फीडर के साथ कुछ इंटरलॉक्स रहते हैं जिसकी वजह से डीसीएफ और कोल्ड फीडर है वो ट्रिप हो जाते हैं, ठीक है, यदि ये एक्ट करता है। जिसमें नेक्स्ट जो है कि बेड टेम्परेचर हाई, अगर आपका जो बॉयलर है उसका बेड टेम्परेचर अगर हाई हो जाए तो आपका कोल्ड फीडर ट्रिप हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्रम लेवल हाई या लो, अगर ड्रम लेवल आपका किसी कारण से हाई चला गया या लो आ गया तो भी आपका कोल्ड फीडर ट्रिप हो जाएगा। नेक्स्ट जो है फर्नेस ड्राफ्ट, जिसको आप फर्नेस प्रेशर भी बोलते हैं या ड्राफ्ट भी बोलते हैं, तो अगर वो किसी कारण से हाई चला जाए या लो आ जाए, ठीक है, नेगेटिव या पॉजिटिव चला जाए
तो भी आपका कोल फीडर जो है वो ट्रिप कर जाएगा। नेक्स्ट जो है कि एयर या पीए फ्लो लो, अब कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि जो टोटल एयर होता है अगर वो लो हो जाए तो भी आपका डीसीएफ जो है वो ट्रिप हो जाएगा। या आपका कहीं कहीं आप बॉयलर में आप देखेंगे कि पीए फ्लो पे भी दिया रहता है, तो पीए फ्लो अगर कम हो जाएगा तो भी आपका डीसीएफ, अगर उसमें इंटरलॉक दिया हुआ है तो भी आपका कोल फीडर या डीसीएफ जो है वो ट्रिप हो जाएगा। नेक्स्ट जो है कि पीए हेडर या विंड बॉक्स या एयर बस्टल प्रेशर लो। अब आप कई सारे बॉयलर में देखेंगे कि पीए हेडर प्रेशर पे आपका ट्रिपिंग दिया रहता है, कहीं पे उसका विंड बॉक्स पे ट्रिपिंग दिया रहता है, या कहीं पर जो उसका जो कोल कन्वेइंग के लिए आपका एयर जो जा रहा, किसी बॉयलर में आपका एसए एयर भी जाता है, किसी बॉयलर में आपका पीए भी जाता है। जैसे पीएफ में आपका एबीसी में पीए एयर जाता है कोल के कन्वेइंग के लिए, या आपका सीएबीसी में देखेंगे तो आपका एसए का एयर जाता है। तो अगर किसी कारण से इनका भी प्रेशर अगर लो हो जाए, ठीक है, जिसको एयर बस्टल प्रेशर बोलते हैं, अगर लो हो जाए तो भी हमारा डायरेक्शन जो है या कोल फीडर जो है वो ट्रिप हो जाता है। नेक्स्ट जो है O2 लेवल लो, यानी कि जो हमारा ऑक्सीजन लेवल है फर्नेस में अगर वो कम हो जाए, लो हो जाए तो भी डायरेक्शन जो है वो ट्रिप हो जाएगा। नेक्स्ट जो है इंस्ट्रूमेंट एयर प्रेशर लो। अब इंस्ट्रूमेंट एयर जो कि कंप्रेसर हाउस से आता है, तो आपका अगर वो प्रेशर लो हो जाए तो भी आपका कोल फीडर जो है वो ट्रिप कर जाएगा। नेक्स्ट है ह्यूमन एरर। हो सकता है कि फील्ड में जो टेक्नीशियन या आपके जो बॉयलर ऑपरेटर है अगर कोई वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे इमरजेंसी पुश बटन होता है, तो अगर हो सकता है किसी से गलती से भी वो क्या होता है पुश हो जाता है, ठीक है, दबा जाता है। ओके, कोई काम करते हुए कोई गलती से बंद हो जाए या दबा जाए तो उस केस में भी आपका डीसीएफ जो है वो ट्रिप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका ड्रम प्रेशर हाई। आप कहीं कहीं आप देखेंगे तो बॉयलर का जो ड्रम प्रेशर होता है तो उसके हाई पॉइंट पे भी रहता है। ओके, अगर ड्रम प्रेशर हाई जाएगा तो भी हमारा डीसीएफ जो है वो ट्रिप हो जाएगा। इसके अलावा और भी कई सारे पॉइंट है, जैसे आपके बॉयलर में कई सारे जो ड्राइव्स रहते हैं, आईडी फैन, एफडी फैन, पीए, एसए, तो कोई भी अगर दोनों ड्राइव एक साथ अगर दोनों ड्राइव अगर ट्रिप हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तो उस केस में भी आपका जो कोल फीडर है वो बंद हो जाएगा। और भी आप देखेंगे कि आपका जैसे बेड टाइप के बॉयलर में आपका जो बेड प्रेशर होता है, तो उस केस में अगर बेड प्रेशर लो होता है तो उसमें भी आपका ट्रिपिंग दिया होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजन हो गए जिससे आपका कोल फीडर जो है वो ट्रिप होता है। ओके, अब देखते हैं कि हमारा इस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए, हम जो कोल फीडिंग करते हैं या कोई भी फ्यूल अपने बॉयलर पे जो फीडिंग करते हैं तो उसका रीजन क्या होता है, पहले उसको समझ लेते हैं, फिर हमारा ये क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हमारा जो है आसानी से क्लियर हो जाएगा। हम जो भी फ्यूल फीडिंग करते हैं तो क्या होता है, फर्नेस में या बेड में उसका कंबशन होता है, वहाँ हीट जनरेट होता है, और वही हीट के वजह से हमारा जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट होता है, यानी स्टीम जनरेट होता है। ओके, हमारा बॉयलर प्रेशर इंक्रीज होता है, बॉयलर लोड आता है। ओके, मेन स्टीम टेम्परेचर बढ़ता है। ओके, तो ये हमारा रीजन है कोल फीडिंग वहाँ पे देने का। तो अगर हम लोग कोल फीडिंग देंगे नहीं तो इन सभी पे इफेक्ट आएगा, तो वही यहाँ पर लिखा गया है, जिसमें पहला जो पॉइंट है कि बॉयलर प्रेशर डिक्रीज। अगर कोल फीडर आपका ट्रिप हो जाएगा, कोयला जाना बंद हो जाएगा, तो क्या होगा, फर्नेस में कंबशन नहीं होगा, जिससे हमारा बॉयलर प्रेशर डिक्रीज होगा, यानी कि स्टीम प्रेशर डिक्रीज होगा। नेक्स्ट है कि मेन स्टीम टेम्परेचर डिक्रीज होगा। अब हीट ही जनरेट नहीं होगा तो फ्लू गैस जो है वो रेडी नहीं होगा, और फ्लू गैस अगर सेकेंड पाथ में नहीं जाएंगे, आपके सुपर हीटर जोन में नहीं जाएंगे, तो वहाँ पर क्या है, हीट ट्रांसफर नहीं होगा, तो जिसकी वजह से आपका मेन स्टीम टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। नेक्स्ट है बेड टेम्परेचर या फर्नेस टेम्परेचर डिक्रीज। अब कंबशन ही नहीं होगा, कोयला ही अंदर नहीं जाएगा, जलेगा ही नहीं, तो आपका बेड टेम्परेचर और फर्नेस टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा, यानी कि कम होगा। नेक्स्ट है फर्नेस प्रेशर लो, जो जिसको आप लोग फर्नेस ड्राफ्ट भी बोलते हैं। तो फर्नेस ड्राफ्ट या फर्नेस प्रेशर जो है, जैसे ही आपका कोल फीडर ट्रिप हो जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, वो जगह जो खाली हो जाएगा, वहाँ पे कोई भी कंबशन नहीं होगा, फ्लू गैस रेडी नहीं होगा, तो वो जगह जैसे ही खाली होगा तो वहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा, जिसके कारण से वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा, यानी ड्राफ्ट जो होगा वो नेगेटिव की तरफ जाएगा। नेक्स्ट है ड्रम लेवल इंक्रीज। तो अगर किसी कारण से अगर कोल फीडर हमारा ट्रिप हो जाता है तो ड्रम लेवल जो है वो सडनली जो है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है, फॉर सर्टेन टाइम के लिए। तो कैसे हमारा ड्रम लेवल इंक्रीज होता है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो समझ लीजिए कि आपका जो बॉयलर जो है, कोई भी हम एक पैरामीटर ले लेते हैं, जैसे 100 टन पे आपका चल रहा है, ठीक है, 100 TPH पे। ओके, ये हमारा कंट्रोल वाल्व हो गया, ये हमारा मान लीजिए बॉयलर ड्रम हो गया, और यहाँ से ये BFP से आपका जो है वो आपका वाटर जो है वो आ रहा है, ठीक है। ये हमारा फीड स्टेशन हो गया, फीड स्टेशन का कंट्रोल वाल्व, ठीक है, ये ड्रम हो गया। ओके, तो मान लीजिए 100 टन पे आपका बॉयलर लोड है, यानी कि 100 टन आप स्टीम जनरेट कर रहे हैं। इस 100 टन स्टीम जनरेट करने के लिए आप क्या करेंगे, 100 टन का वाटर भी लेंगे, और 100 टन के हिसाब से कंट्रोल वाल्व जो है वो कुछ परसेंटेज खुला रहेगा। मान लेते हैं कि 50% यहाँ पे खुला हुआ है।
ओके, ये हमारा कांस्टेंट लोड चल रहा है। लेकिन सपोज कीजिए कि हमारा जो है वो डीसीएफ या कोल फीडर जो है वो ट्रिप हो गया, तो अचानक क्या होगा, हमारा बेड टेम्परेचर डाउन होगा, हीट जनरेशन कम होगा। तो हीट जनरेशन कम होगा तो हमारा जो स्टीम का जो रेट है, यानी कि स्टीम जनरेशन का जो रेट है वो कम होगा, स्टीम जनरेट नहीं हो पाएगा। तो स्टीम यदि जनरेट नहीं होगा तो ये स्टीम फ्लो कम होगा। ओके, लेकिन ये तो कुछ समय के लिए आपका 50% ही खुला रहेगा। ओके, ये आपका ऑटो में रहता है। ओके, और ये 3 एलिमेंट में रहेगा ऑटो में। तो 3 एलिमेंट में यदि ये रहता है तो ये क्या देखता है कि आपका ड्रम लेवल ये देखेगा कि ड्रम लेवल कितना है, मेन स्टीम फ्लो देखेगा और वाटर फ्लो देखेगा कितना है। इन तीनों को देखकर हमारा कंट्रोल वाल्व जो है वो ऑपरेट होता है, ठीक है, ओपन या क्लोज होता है। तो वो उसको देखते देखते ये सेंस करते करते जो वाटर जो पहले से जो जा रहा था वो पहुंच जाएगा। और जैसे ही हमारा ये डीसीएफ जो ट्रिप हुआ था तो स्टीमिंग रेट जो है वो कम हो गया, लेकिन वाटर तो तब तक चला गया। इसको सेंस करते करते, इसको ये देखते देखते कि हमारा जो स्टीम जो फ्लो है वो कम हुआ है और ड्रम लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है, तब जाके ये बंद होगा। उतने समय के लिए जो हमारा वाटर चला गया है वो ड्रम लेवल को इंक्रीज करेगा। साथ में आप देखेंगे कि हमारा यहाँ पे ड्रम पे कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। मान लीजिए कि 50 kg यहाँ पे हमारा प्रेशर है। ओके, 50 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब जैसे ही हमारा डीसीएफ जो है वो ट्रिप होगा तो आपका क्या होगा, ये प्रेशर डिक्रीज करेगा। और यहाँ पर बीएपी में तो हमने कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करके रखे हैं। जैसे मान लीजिए 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे रखे हैं, तो अब ये कांस्टेंट है और यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप करता जा रहा है, तो प्रेशर डिफरेंस बढ़ेगा। और प्रेशर डिफरेंस अगर बढ़ेगा तो ये जो वाटर जो है वो आसानी से ढकला के जो है वो आपका ड्रम में पहुंच जाएगा। ठीक है, यानी आसानी से पुश हो जाएगा, आसानी से जो वाटर जो है वो ड्रम में पहुंच जाएगा, जिसके वजह से जो पहले जो आपका कंट्रोल वाल्व खुला हुआ था, उस जितना भी खुला हुआ था उससे ज्यादा पानी जो है वो पास हो जाएगा। ठीक है, जिससे आपका ड्रम लेवल जो है वो इंक्रीज करेगा। ओके, तो ये रीजन होता है यदि हमारा कोल फीडर अगर ट्रिप होता है तो उस समय हमारा कैसे ड्रम लेवल इंक्रीज करता है। ओके, नेक्स्ट जो है कि स्टीम जनरेशन डिक्रीज। अब जब दिस सभी कुछ अगर घटेगा, हीट घटेगा, आपका प्रेशर घटेगा, तो स्टीम जनरेशन भी घटेगा। और अगर स्टीम जनरेशन घटेगा डेट मीन्स आपका टीजी लोड जो है, जो हमने कांस्टेंट करके रखा है, तो उसको सफिशिएंट आपका स्टीम नहीं मिल पाएगा, जिसके वजह से टीजी लोड भी जो है वो डिक्रीज करेगा। और अगर टरबाइन का लोड अगर डिक्रीज करता है डेट मीन्स आपका पावर लॉसेस हो रहा है, जो कि एक ह्यूज लॉसेस है। तो ऐसा प्रॉब्लम ना आए, ऐसा हमें प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, हमारा प्लांट जो है वो स्मूथ चलता रहे, स्टीम जनरेशन स्मूथ होता रहे, पावर जनरेट स्मूथ होता रहे। इसलिए जो भी जो बॉयलर डेस्क इंजीनियर होते हैं वो इसके रिगार्डिंग जब भी ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोल फीडर या आपका डीसीएफ ट्रिप होता है, तो वो कुछ एक्शन लेते हैं। जैसे ही अलार्म इनिशिएट होता है या वो ऑब्जर्व करते हैं कि हमारा डीसीएफ या डायरेक्शन ट्रिप हो गया है, तो वो तुरंत पहले रीजन को फाइंड आउट करते हैं और उसी के रिगार्डिंग एक्शन लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि अगर कुछ इलेक्ट्रिकल फेलियर हुआ है या मैकेनिकल फेलियर हुआ है या इंस्ट्रूमेंट फेलियर हुआ है और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये फेलियर हुआ है, तो उसी के रिगार्डिंग वो एक्शन लेंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ पर हम लोग एक्शन को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले एक्शन क्या होगा कि ऑब्जर्व द रीजन ऑफ कोल फीडर फेलियर एंड मेंटेन बॉयलर प्रेशर बाय रिड्यूसिंग टीजी लोड। पहले तो ऑब्जर्व करेंगे वो रीजन को, ठीक है, कि किस कारण से उनका कोल फीडर जो है वो ट्रिप हुआ है। अगर आपका डीसीएफ नॉर्मल है, किसी एरर से अगर ट्रिप हुआ है तो आपका तो सडनली वो स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन अगर उन्हें स्टार्ट करने में लेट हो गया तो उस समय क्या होगा कि आपका प्रेशर जो है, जो इफेक्ट्स आ रहे थे वो आएंगे। तो आपका जैसे ही प्रेशर जो है वो रिड्यूस होगा, ओके, धीरे धीरे रिड्यूस होता जाएगा। तो उस केस में क्या करना है कि अपने बॉयलर का प्रेशर को हमें मेंटेन करना है बाय रिड्यूसिंग टीजी लोड। उस केस में आपका टरबाइन का जो लोड है उसको रिड्यूस करके अपना बॉयलर प्रेशर को मेंटेन करना है। ओके, नेक्स्ट क्या है कि हमारा मेन स्टीम टेम्परेचर गिरता जा रहा था, यानी कम होता जा रहा। तो मेन स्टीम टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे कि क्लोज वाटर स्प्रे वाल्व, जो डिसुपरेटर वाल्व होता है या ए टेम्परेचर जो वाल्व होता है, उसको हम लोग जो है क्लोज करेंगे ताकि हमारा मेन स्टीम टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे, बहुत ज़्यादा डिक्रीज ना हो जाए। अगर बहुत ज़्यादा तेजी से डिक्रीज हो जाएगा तो टरबाइन पे टेम्परेचर ग्रेडियंट एक्ट करेगा, जिसके वजह से हमारा टरबाइन जो है वो ट्रिप भी हो सकता है। तो ऐसा प्रॉब्लम ना आए, टरबाइन हमारा जो है वो सेफ रहे, ट्रिप ना हो, तो हमें जो है आपका ए टेम्परेचर या वाटर स्प्रे का जो वाल्व है उसको क्लोज करना है ताकि हमारा मेन स्टीम का टेम्परेचर ज़्यादा ना गिरे, मेंटेन रहे। ओके, नेक्स्ट क्या है कि रिड्यूस एयर फ्लो टू मेंटेन बेड एंड फर्नेस टेम्परेचर। तो ज़्यादा बेड टेम्परेचर ना गिर जाए, इसलिए जो भी उसमें एयर दे रहे हैं उसको एयर को मिनिमाइज करना है O2 लेवल को देखते हुए। ठीक है, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा एयर जा रहा है वो क्या करेगा, आपका बेड के आपके फर्नेस के टेम्परेचर को रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो एयर फ्लो को मेंटेन करके आपके बेड टेम्परेचर और फर्नेस टेम्परेचर को भी रिड्यूस करना है, मेंटेन करना है। नेक्स्ट जो है कि मेंटेन फर्नेस ड्राफ्ट एंड
ड्रम लेवल। तो यदि हमारा कोल्ड फीडर अगर ट्रिप होगा तो आपका फर्नेस ड्रॉप जो है वो डिस्टर्ब होगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा और ड्रम लेवल जो है वो इंक्रीज करेगा। तो उसको देखते हुए आईडी फैन को मैनुअल को में लेकर उसको डिक्रीज करना है, फर्नेस ड्रॉप को अपना जो है वो मेंटेन करना है। ओके, और आपका जो ड्रम लेवल है उसको भी जो यहाँ पे जो फीड स्टेशन में जो कंट्रोल वाल्व है उसको मैनुअल में लेके आप कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है चेक या आस्क टू बॉयलर ऑपरेटर फ्रॉम फील्ड एंड सॉल्व द इशू देन रीस्टार्ट द कोल्ड फीडर। अब क्या है कि हमें बॉयलर तो डीसीएस में चेक करना ही है कि अगर इनमें से सभी में से कोई अगर इशू आया है तो उसको हमें सॉल्व करना है, या बॉयलर जो ऑपरेटर होते हैं या फील्ड में जो टेक्नीशियन होते हैं जो बॉयलर को ऑपरेट करते हैं फील्ड से, तो उनसे भी आस्क करना है, उनसे पूछना है कि कहीं कोई आपका मैकेनिकल वहाँ फेलियर तो नहीं हुआ है, कोई इंस्ट्रूमेंट फेलियर तो नहीं हुआ है, वहाँ पे कोई ह्यूमन एरर तो नहीं हो गया है जिसकी वजह से हमारा डीसीएस ट्रिप हुआ है। तो उनसे भी आस्क करके उनसे भी पूछकर हमारा जो इशू है उसको सॉल्व करना है, और जो भी आपका प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके अपने कोल्ड फीडर को फिर से रीस्टार्ट कर लेना है, चालू कर लेना है, और बॉयलर लोड को नॉर्मली आपको इंक्रीज करना है। ओके, तो यही हो गया आज के वीडियो में जिसमें हम लोग जाने कि यदि हमारा डीसीएस और कोल्ड फीडर अगर ट्रिप हो जाता है तो उसके क्या रीजन है, क्या इफेक्ट्स है और कैसे अपने बॉयलर को नॉर्मलाइज करना है, क्या क्या एक्शन लेना है। तो आई होप कि आज का जो वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो आपको जरा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और कई सारे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आई होप कि आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।